कहां पर हम फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे, कहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे, और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, फाइनाइट वर्ब होता क्या है, इसकी क्या जरूरत है ग्रामर में। हेलो बच्चों, welcome back to your channel. Today I am here after a long duration of timing. आज मैं आप सभी के समक्ष बहुत लंबे समय के बाद उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि मैं लगातार एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के पास आऊंगा। आज भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामर के लिए, और इसके माध्यम से आप लोग खेल खेल में सीख लेंगे फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामर का। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे, इसका यूज कहां किया जाता है और किस तरह से हम लोग समझेंगे, इसके बारे में 100% जानकारी देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं नहीं जाना है। इसमें लगातार मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहें, सुनते रहें, मजे लें, आनंद उठाएं। तो बच्चों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। First of all, we have to know something about finite and non-finite verbs. It is a part of a verb. There are two types of verb. One is finite verb and other is non-finite verb. In non-finite verbs, there are three parts. One is infinitives, second is gerund, and third is participle. And in the infinitives, there are three. First one is simple infinitive, second is gerundial infinitives, and third is bare infinitives. And in the participle, there are three. One is present participle, second is past participle, and third is perfect participle. After that, we have to know some characteristic about the finite verbs and non-finite verbs. Here, the picture is shown that I have designed. Finite verbs depends upon person, number, subject, and tense. But in the different way, non-finite is a verb that is not depends upon person, number, subject, and tense. After that, I am going to define the finite verbs. A verb which is limited by the number or the person of its subject and also on the tense of the subject is known as finite verbs. The form of the verbs depends on its subject. Anyhow, the situation is going to be said that only the finite verb is completely limited upon the subject. देखिए, finite verb वह verb होता है जो हर तरह से लिमिट होता है, लिमिटेड होता है सब्जेक्ट और पर्सन और टेंस के आधार पर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से यह लिमिटेड है, किस तरह से हम लोग इसके बारे में यह स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल शोज व्हाट दे प्ले फुटबॉल। हियर इज द सब्जेक्ट दे, दैट इज प्लूरल इन फॉर्म, सो द वर्ब इज रिटेन हियर एज प्लूरल इन दिस सेंटेंस। यानी इस वाक्य में प्ले क्या है, एक वर्ब है जो अपने प्लूरल फॉर्म में है। क्यों? कि दे जो है आपका एक सब्जेक्ट है जो प्लूरल फॉर्म में है। उसी प्रकार से इन सेकंड एग्जांपल ही प्लेज फुटबॉल, हियर इज ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ प्लेज का प्रयोग किया गया है जो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। हियर द इंडिकेशन इज गिवन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
and after that the example is showing that you are playing football. Here is the present continuous tense. यानी यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू टेंस दिया हुआ है. इससे स्पष्ट होता है कि यह टेंस को वेरीफाई करता है. देखिए, टेंस के बारे में अगर विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो मैंने टेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है. आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन को दबाए होंगे तो आपके द्वारा यानी मेरे द्वारा बनाया गया जितनी सारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल बतलाता है कि सी वाज प्लेइंग फुटबॉल. यहां पर क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है. इट मीन्स यह स्पष्ट हो जाता है कि फाइनाइट वर्ब जो है लिमिट किया जाता है केवल टेंस और सब्जेक्ट और पर्सन के हिसाब से. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स डज नॉट चेंज देयर फॉर्म इवन व्हेन द पर्सन ऑफ और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज नॉर ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस से लिमिट नहीं करता है, लिमिटेड नहीं होता है. इसको स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट शोज व्हाट दे वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस. देखिए, यहां पर जो है सब्जेक्ट दे है यह प्लूरल नंबर में है लेकिन इसके साथ टू इट ये टू इट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. और दूसरे सेंटेंस में देखिए सी वांट्स टू ईट समथिंग डिलीशियस. यहां सी के साथ भी टू इट लगा है, दे के साथ भी टू इट लगा है. तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये पर्सन से लिमिट नहीं करता है, इसको पर्सन से कोई मतलब नहीं होता है. उसी प्रकार से देखिए ही वांट्स टू प्ले, ही के साथ भी यह क्या हुआ है, टू प्ले यूज किया गया है. ठीक है, और ये टू प्ले क्या है, नॉन फाइनाइट्स है. इस प्रकार से अगला एग्जांपल बतलाता है दे वांट टू प्ले फुटबॉल. यहां भी दे के साथ टू प्ले का प्रयोग किया गया है. और सेम इसी तरह से आप निचले वाले यानी लास्ट में जो सेंटेंस दिया हुआ है जो स्लाइड में मैं आपको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता हूं, दे वांट टू ईट एग्स फॉर द ब्रेकफास्ट. यहां भी वांट टू यानी वांट टू जो है टू ईट यहां पर दिया गया है जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. इसलिए यह स्पष्ट रूप से क्लेरिफाई होता है कि नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस और नंबर से कोई संबंध नहीं रखता है, यह सभी के साथ एक जैसा प्रयोग किया जाता है. इसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसके बाद मैं विस्तार पूर्वक इसके टाइप के बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं. आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं यह चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाता रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक नया और नायाब तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि आप लोगों का ज्ञान का वर्धन होगा, आपके ज्ञान का विकास होगा. आप लोग अच्छी तरह से एक अच्छे ग्रामर के बारे में और एक ग्रामर के अच्छे टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक जान पाएंगे. अब मैं विलंब नहीं करते हुए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फर्स्ट वन इज द इन्फिनिटिव एंड सेकेंड इज जिरंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल. आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनिटिव्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फिनिटिव्स. तो अकॉर्डिंग टू द स्लाइड आई एम गोइंग टू शेयर इन फ्रंट ऑफ यू. द इन्फिनिटिव्स
इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्फिनिटिव जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। एंड सेकेंडली, द इन्फिनिटिव इज जनरली प्रिसाइडेड बाय टू। इन्फिनिटिव हमेशा जो है अपने साथ टू लेता है और टू नहीं लेता है, यानी किसी तरह से टू से इसका संबंध प्रगाढ़ होता है, बहुत प्रबल संबंध इसके साथ होता है। द नॉन फाइनाइट इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड लाइक ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए, इन्फिनिटिव क्या है? एक प्रकार का वर्ब है जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आफ्टर दैट I am going to explain something about infinitive, because there are two types of infinitive. One is simple infinitive. When infinitive is used as a noun, it is called simple infinitives, and gerundial infinitive when infinitive is used as a adjective or adverb, that is called gerundial infinitive. After that, I am going to share in front of you something about simple infinitives. मैं simple infinitive के बारे में कुछ बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में बने रहें और मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, when infinitive is used as a noun, it is called simple infinitive. जब infinitive noun के जैसा यूज किया जाता है ना, नाउन के जैसा मतलब संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो जो इन्फिनिटिव होता है वह सिंपल इन्फिनिटिव होता है। अब यह कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। लेट अस सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव इज यूज एज ए सब्जेक्ट, यानी सिंपल इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन्फिनिटिव का संबंध टू से प्रगाढ़ होता है, बहुत काफी होता है, यानी टू के साथ हमेशा यह यूज किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, टू रीड इज ए गुड हैबिट। टू रीड, यहां टू रीड क्या है? एक सिंपल इन्फिनिटिव है। उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब यहां भी आपका टू फाइंड क्या है? सिंपल इन्फिनिटिव है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट इट इज यूज्ड हियर। इन द सेकेंड, इट इज यूज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यह किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यह किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, विच इज शोइंग अबाउट द एग्जाम्पल दैट इज रिटन हियर। आई लाइक टू प्ले। यहाँ पर टू प्ले क्या है? एक इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल बतलाता है कि ही लाइक्स टू रीड। इसमें टू रीड दिया हुआ है जो एक सिंपल इन्फिनिटिव है और इट इज यूज्ड हियर एज ए ऑब्जेक्ट। और थर्ड, एज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। यह वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। सिंपल इन्फिनिटिव को, है ना, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। दैट शोज द एग्जाम्पल हियर, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम। हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम। हियर टू स्विम इज गिवन हियर, दैट इज यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। एंड द सेकेंड, हिज इंटेंशन इज टू सिंग। हिज इंटेंशन इज टू सिंग। यहाँ टू सिंग, दैट शोज सिंपल इन्फिनिटिव that is used as a complement to verb. After that, use of infinitive with to and enough. Infinitive को to और enough के साथ कैसे यूज किया जाता है? तो देखिए, to मीन्स क्या होता है? अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक, उतना जितना नहीं होना चाहिए। और enough का भी अर्थ होता है अधिक, आवश्यकता से अधिक। लेकिन what is the differences? How we are using with infinitives? It is given here. अगर आपको to और enough के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा
और इसको जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा और आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो भी मिलता रहेगा। तो विथ द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कन्विंस यू अबाउट द यूज ऑफ, यानी इन्फिनेटिव को टू और इनफ के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल बताता है ही इज टू वीक टू मूव, हियर इज गिवन टू मूव इज इन्फिनेटिव बट टू इज हियर। इसका अर्थ यह स्पष्ट करता है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, ही इज टू ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, ही इज टू ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, यानी वह इतना ओल्ड है, इतना उम्र दराज है, बुढ़ा है कि शादी करने के लायक नहीं है। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ डमी इट, यानी डमी इट के साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल दैट इज शोन इन माई स्लाइड, इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखिए टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहां पर टू रिस्पेक्ट क्या है, इन्फिनेटिव है। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर। देखिए इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर, हियर इज गिवन प्योर वाटर, टू लिव विदाउट प्योर वाटर इज डिफिकल्ट, यानी प्योर वाटर के अभाव में जीना संभव नहीं है, कठिन है, परेशानी का सबब है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल भी बतलाता है कि इट इज इलीगल टू डिटेन ए वुमन इन नाइट। इट मीन्स व्हाट, टू डिटेन ए वुमन इन नाइट इज इलीगल, लीगल नहीं है, यह इलीगल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू नो समथिंग about dummy it, I will make a video upon it। अगर आप लोग डमी ईट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा और आप लोग इसके बारे में खूब अच्छी तरह से जान लेंगे। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ WH वर्ड, यानी WH वर्ड के साथ किस प्रकार से इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर द एग्जाम्पल, according to example you can see, I do not know what to say, here is given what, that is a WH word, यानी WH word दिया हुआ है जो what है, इसके बाद to say यूज किया जाता है जो कि इन्फिनेटिव होता है। just in the second example that is given, tell me where to go, and third example, I wonder who to call, and last example that is given in fourth, do you know how to swim, यानी to swim, to call, to go और to say is a infinitive that is used as a WH word with। इसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं जिरेंडियल इन्फिनेटिव्स के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, फर्स्ट वन इज सिंपल इन्फिनेटिव एंड सेकंड इज जिरेंडियल इन्फिनेटिव। व्हेन इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट टू लिव, टू मॉडिफाई ए वर्ब, टू क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और इन द सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वाइन इज प्लीजेंट टू ड्रिंक, हियर टू इज मॉडिफाइड एज ए एडजेक्टिव, यहां पर एडजेक्टिव के जैसा यह मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में। बेयर इन्फिनेटिव इसमें इट मींस व्हाट, विदाउट टू,
बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग जिसके साथ जो है टू का प्रयोग नहीं होता है, टू इज नॉट एडेड इन इट। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। सम ऑक्सिलरी वर्ब इज गिवन हियर दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। लेकिन सम एग्जांपल इज गिवन हियर, शैल, विल, मस्ट, डेयर, कुड, माइट, नीड, कैन, मे, शुड, ought एंड यूज्ड। ये सारे जो वर्ड हैं, ये जो वर्ब हैं, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट आई शुड राइट, ही शुड राइट, आई कैन डू इट, आई ऑट टू गो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। यहां पर जितने सारे वर्ब दिए हुए हैं, जैसे शुड हुआ, कैन हुआ, ऑट हुआ, यूज टू हुआ, ये जो वर्ब हैं ये बेयर इन्फिनिटिव ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा जो है स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त आप लोगों को होना चाहिए कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बेयर इन्फिनिटिव ही यूज किया जाता है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत क्या होता है और पैसिव वॉइस के अंतर्गत क्या होता है। इन एक्टिव वॉइस टू इज नॉट यूज्ड विथ हियर, सी, मेक, फील, वॉच एंड नो, यानी एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होता है। किनके साथ? हियर के साथ, सी के साथ, मेक के साथ और फील के साथ, वॉच के साथ और नो के साथ, जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। आई हियर्ड हर सिंग, आई हियर्ड हर सिंग। देखिए यहां पर हियर दिया हुआ है, हियर का भी टू हियर्ड हो गया, लेकिन इसके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से आई वॉच हर गो, यहां भी आपका टू का प्रयोग नहीं किया गया है। और थर्ड एग्जाम्पल में सी मेड मी फुल, सी मेड मी फुल, यहां भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए अगले वाक्य से स्पष्ट होगा, टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर लेट, यानी लेट के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेट के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी आई लेट हर स्लिप, लेट देम प्ले, लेट हिम कम। यहां जहां भी आपको हर वाक्य में, ये तीन तरह के वाक्य हैं, इनमें जो है लेट का प्रयोग किया गया है, लेकिन इनके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से टू इज नॉट यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विथ नीड एंड डेयर। जब नीड और डेयर को इंट्रोगेटिव और निगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है तो वैसी स्थिति में टू का प्रयोग नहीं होता है, वहां बेयर इन्फिनिटिव ही यूज किया जाता है। जैसे आई नीड नॉट गो, डेयर यू एक्ट लाइक हर, यहां पर डेयर क्या है? यूज किया गया है एज ए इंट्रोगेटिव, और यहां पर नीड यूज किया गया है एज ए निगेटिव, इसलिए यहां पर कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जिरंड के बारे में, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, वन इज इंफिनिटिव, सेकंड इज जिरंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। तो हम लोग जानेंगे जेरंड के बारे में कि व्हाट इज जेरंड। तो जेरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इज यूज्ड एज ए नाउन, यानी जेरंड क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जिसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल नाउन, इसको वर्बल नाउन के बारे में भी जाना जाता है, इसको वर्बल नाउन के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, वन एग्जाम्पल इज शोइंग हियर,
रनिंग इज ए गुड वे टू कीप फिट। यहाँ पर रनिंग क्या है, एक नाउन के रूप में यूज किया गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसलिए रनिंग एक जिरंड है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉयज वेयर टायर्ड ऑफ रनिंग। यहाँ रनिंग जिसको कि एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और यह भी नाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए यह एक जिरंड है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, he seemed to be interested in fighting. Also fighting is given here as a noun, so it is a gerund. And in the last, I like reading books. यहाँ reading भी noun के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यह एक gerund है। As both gerund and infinitive have the force of a noun and a verb, they has some usage. Thus, either of them may be used in a sentence with not much difference in meaning. Here is given, teach me to swim. Teach me to swimming. यानी ऐसे कंडीशन में देखिए बहुत ही इसका अंतर नहीं होता है। जो फोर्स के रूप में जो नाउन को फोर्स करता है, वैसे कंडीशन में दोनों यूज किया जा सकता है, इन्फिनिटिव भी और जिरंड भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन द पार्टिसिपल। ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब which has characteristics of an adjective and a verb. Participles are of three types. First one is present participle, second past participle, and third perfect participle. First of all, present participle. Present participle क्या होता है? Present participle means first form of verb plus ing. इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और उसके बाद ing होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स विथ ing एंड रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट। कहता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह इंड होता है किससे, ing फॉर्म से, और क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और क्या होता है, इन कंप्लीट को क्या करता है, इसको इनकम्प्लीट करता है या एक्शन को शो करता है। दैट इज अंडरस्टैंड बाय विथ द हेल्प ऑफ द एग्जांपल दैट इज गिवन इन माय स्लाइड। वी मस्ट कहता है कि वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर। देखिए कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर, ये क्या करता है, कहता है कि वी मेट ए गर्ल, यानी हम लोगों की मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई, एक लड़की से जो क्या ली हुई थी, कैरिंग ए बास्केट, किस चीज का, फ्लावर का। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल शो करता है, इट वाज ए टायरिंग जर्नी। देखिए जर्नी कैसी है, टायरिंग है। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल, द ब्लाइंड मैन thinking all was safe tried to cross the road। अब देखिए यहां द ब्लाइंड मैन, कौन सा मैन है, कैसा मैन है, ब्लाइंड मैन है। क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, किसके बारे में, जितने सारे लोग क्या थे, सेव कर लिए गए, बचा लिए गए, कैसे, रोड को क्रॉस करते समय। इसके बाद हम लोग जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। दैट इज शोन इन दिस स्लाइड। पास्ट पार्टिसिपल यूज देयर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इज यूजुअली एंड्स इन ईडी, डी, टी, ईएन और एन। यानी यह समाप्त होता है, इसका अंत होता है किससे, ईडी से, डी से, टी से, ईएन से और एन से। और it indicates about the completion of task in past। यानी जो भी टास्क दिया जाता है इसको पास्ट से
शोन करता है, प्रदर्शित करता है, दिखलाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इस स्लाइड में, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शी लुक्स टायर्ड, देखिए क्या होता है, कैसा दिखता है, टायर्ड दिखता है। इट इज इंडेड विथ ed, so we can say that this is the past participle. And second example, the candidate selected for this post is my brother. Here is also ed is given, so it is past participle. And driven by hunger, she stole an apple. देखिए यहाँ driven दिया हुआ है, क्योंकि यह बताया जाता है कि इसके लास्ट में en होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल के अंत में en जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हाउस वाज बर्न्ड। देखिए इसमें भी बताया जा रहा है कि इसके लास्ट में टी लगा हुआ है, जब क्योंकि हमने फर्स्ट में ही बताया कि ed, d, t, en और n यदि लगा रहता है तो हम लोग उसको पास्ट पार्टिसिपल में समझते हैं, वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल, ही गेव ए रिटेन कंप्लेंट। यहाँ en लिखा हुआ है, यहाँ पर n दिया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि दैट एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द स्लाइड इज कंप्लीटली टू द पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? दोज पार्टिसिपल which indicates the ending of a task and after that the starting of a new task are perfect participle। यानी end होता है टास्क को और start होता है, कहता है कि those participle which indicates the ending of a task, जो टास्क की समाप्ति होने को इंडिकेट करता है, and after that द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू टास्क, और उसके बाद एक नया टास्क की शुरुआत हो जाती है, तो वैसे वाक्य को क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से होता है और हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल से परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है। For example, we can say that having done, having been, having finished. Some example is given here. Having finished my work, I went to the market. And second example, having passed the examination, he prepared for interview. And in the last, having completed his project, he went for the picnic. And in the last, I am going to say in front of you, if you have liked the view of my teaching, please like this video, press the bell icon, subscribe my channel and share this with your friends, so that I will got good रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दैट। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे पढ़ाने के ढंग और तरीके को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक ठोक दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि इस वीडियो के बारे में बहुत से बहुत जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच for watching my video।